2 अगस्त 2024। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी नॉन बायोलॉजिकल के सामने झुक चुका है? क्या वो पूरी तरह से झुक चुका है या अभी कम झुका है? झुकने की ये इंतहा भारत की सर्वोच्च अदालत को कहां लेकर के जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट को अब थोड़ा सा ठहर कर अपने फैसलों की विवेचना करनी चाहिए? हमारे सामने और नहीं तो कम से कम 50 से अधिक ऐसे मामले रखे हुए हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि कहीं तो उस नॉन बायोलॉजिकल घंटे का असर है जो अदालत में चुपचाप बजे जा रहा है। लेकिन इन 50 मामलों को एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है, तो हमने इनमें से चुने हैं 5 ऐसे मामले जिनके ऊपर एक नॉन बायोलॉजिकल टाइप का असर दिख रहा है। पहले मामले में इन्हीं दिनों से शुरू करें तो नॉन बायोलॉजिकल असर वाला पहला फैसला नीट का माना जाएगा। जुलाई में नीट मामले पर आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं है। सीजेआई ने कहा कि अदालत ने एनटीए की डेटा की जांच की है, अभी इसमें सबूत पूरे नहीं है कि पता चले कि रिजल्ट खराब हो गया या परीक्षा का शील भंग हुआ है। पूरा नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का आदेश न्यायोचित नहीं होगा। रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े पेपर के सिस्टमैटिक लीक होने का संकेत नहीं देते हैं। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम कैंसिल न करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन एनटीए के कई काम भी पलट दिए। डॉक्टरों का कहना है कि एनटीए के काम को पलटा, यानी उसका काम गलत था तभी तो पलटा, और अगर काम गलत था तो एनटीए को क्या सजा दी सुप्रीम कोर्ट को, ये इस फैसले से पता नहीं चलता। इससे ये भी नहीं पता चलता कि आइंदा नीट कराने के एनटीए काबिल है या नहीं, उसकी औकात है या नहीं। चूंकि एनटीए पर मोदी जी की मूंछ लगी थी, इसलिए बहुतों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट झुक गया। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं बताया कि रिजल्ट दोबारा जारी होने के बाद जिन बच्चों को खिसका कर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भेज दिया गया है, वहां वो 20-20 लाख रुपए की फीस जबरदस्ती अदा करेंगे। उनकी फीस का इंतजाम कौन करेगा? और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस मोदी के सामने झुके हुए फैसले ने कितने बच्चों और कितने परिवारों का सत्यानाश किया है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले वाले दिन कहा कि नीट यूजी 2024 के लिए दोबारा कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन 13 लाख छात्रों की रैंकिंग में फेरबदल का सामना करना पड़ेगा। दूसरा है, चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जितने बायोलॉजिकल फैसले पिछले 4-5 सालों में आए हैं, शायद ही कभी आए हों। इसी लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आयोग वोट परसेंटेज में लगातार खेल कर रहा था। एस्टिमेटेड वोट परसेंटेज से लास्ट वोट परसेंटेज जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहा था। तब कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट जाने या न जाने, मगर सारा जमाना जाने है कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया और इससे सीधे सीधे किसे फायदा मिला। लेकिन जब लोग ये मांग लेकर के पहुंचे कि चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म 17C का डेटा अपलोड करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। जबकि इस मामले पर सबसे अधिक चिंता भारत में चुनाव की सारी जानकारी देने वाले इकलौते संगठन एडीआर ने जताई थी। वो खुद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और इस झुकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहाना बनाया कि अब सिर्फ 2 फेज की ही वोटिंग बाकी है, ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना आयोग के लिए मुश्किल होगा। ये घटना मई में चुनाव के दौरान हुई और इससे 1 महीने पहले अप्रैल में वीवीपैट पर भी सुप्रीम कोर्ट की कमर उस अदृश्य नॉन बायोलॉजिकल के सामने झुक गई। वीवीपैट पर पड़ी कई याचिकाओं में पेपर बैलेट सिस्टम पर लौटने, वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियों की पुष्टि करने और इलेक्ट्रॉनिक गिनती के अलावा वीवीपैट से निकली पर्चियों के 100% गिनती करवाए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने पहले से बने नियमों को अपने फैसले में दोहराते कहा कि ये सारी की सारी याचिकाएं रिजेक्ट की जाती हैं। अब भी भारत का लोकतंत्र इस बात से संतुष्ट नहीं हो पाया है और याचिकाओं में की गई इस मांग से कि वोट और वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएं, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला देने से मना कर दिया। तीसरा है कि बात जब चुनाव की चल ही गई है तो चुनाव आयोग की भी हो जाए, जहां एक बड़ा नॉन बायोलॉजिकल बेंड यानी झुकाव दिखता है। आपको याद होगा कि मोदी ने चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किया था। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही मोदी सरकार के सामने झुक गया, जबकि मामला खुद उसका था। हुआ ये कि पिछले साल यानी 2023 के 21 दिसंबर को मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों पर एक नया विधेयक पारित किया। तुर्रा ये कि संसद में तब के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाया गया है और फिर इस नए कानून के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयोग के सिलेक्शन पैनल से यूं हटा दिया गया जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं, या फिर जैसे एक नॉन बायोलॉजिकल नाले से गैस बनाता है।
अब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के पैनल से निकालकर इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री कर दिया गया, यानी 2-1 का बहुमत। इसके बाद 28 दिसंबर को राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। मोदी सरकार की इस बदमाशी को सिविल सोसाइटी ने पकड़ा। इस पर याचिका दायर हुई। अदालत में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने कानून को चुनौती दी गई। मांग की गई कि मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति का यह फर्जी विधेयक रद्द किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस तो जारी किया, लेकिन इस विधेयक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना था कि ये संसद का विशेषाधिकार है, लेकिन ये भी एक नियम है कि जब संसद चंबल बन जाए तो सुप्रीम कोर्ट को दरोगा बनना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दरोगागिरी छोड़ दी और चुनाव में मोदी का चंबल मॉडल कितना चला, क्या ये आपको बताने की जरूरत है? 4 नंबर पे हैं अडानी जी। सबसे चर्चित नॉन बायोलॉजिकल बैंड आया अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में, वो भी इसी साल 2024 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों की एसआईटी या सीबीआई से जांच कराने की मांग खारिज कर दी। इसके बजाय अदालत ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को बाकी के 2 मामलों की जांच 3 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया, जिसका कि अभी तक कोई पता नहीं है। ये मामला जनवरी 2023 में अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद सामने आया था, जिसमें अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे, और ये सब करने में सुप्रीम कोर्ट को 1 साल का वक्त लग गया। 24 जनवरी 2023 को अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय ग्रुप पर स्टॉक हेरफेर और वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। उसके बाद 3 जनवरी 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT बनाने या CBI को इस जांच को सौंपने के अनुरोधों को खारिज कर दिया। इसने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी यानी कि सेबी पर भरोसा जताया। अब हाल ये है कि आप ना तो सुप्रीम कोर्ट में अडानी का नाम ले सकते हो, ना ही संसद में। ये सब तब के बावजूद है जबकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का प्रभाव इतना अधिक था कि इसके जारी होने के 1 महीने बाद ही अडानी ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग 12.41 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आ गई। 5वां है, सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के साथ जो नॉन बायोलॉजिकल हरकत की है उसकी मिसालें तो आने वाले दिनों में दी ही जाएंगी, और ये भी हो सकता है कि आइंदा दिनों में दल बदलू इसका जम करके फायदा उठाएं। 2022 में महाराष्ट्र में जिस तरह से भाजपा ने शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का सटल्ला बनाया, जिसे इन दिनों भाजपा के साथ मिलकर अधूरी शिवसेना के सिंधे सपक रहे हैं, वो एकदम साफ बताता है कि मामला कहीं ना कहीं उस नॉन बायोलॉजिकल के चरणों में जा गिरा है। इस मामले में उद्धव ठाकरे गुट का ये आरोप अभी तक बना ही हुआ है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली और असंवैधानिक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। उसी जून में कभी सुप्रीम कोर्ट कहे कि फ्लोर टेस्ट होगा और अगले ही दिन फैसला बदल दे कि फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, और फिर 16 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया था। साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह तीर कमान को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के स्पीकर राहुल नार्वेकर को इस पर फैसला करने को कहा था। राहुल नार्वेकर का फैसला सबको पहले से ही पता था क्योंकि वो बीजेपी का आदमी है। फिर 10 जनवरी 2024 को राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बता दिया, यानी हुई है वही जो नॉन बायोलॉजिकल रची राखा। बहरहाल इसके खिलाफ ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। 22 जनवरी 2024 को कोर्ट ने शिंदे समेत सभी बगावती विधायकों को नोटिस जारी किया है। अभी इस मामले पर अदालत तारीख पे तारीख लगाए जा रही है।